नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दसम अध्याय यानी कि चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 10वें के बारे में अध्ययन करेंगे और ये निर्देश चतुष्क का दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय जिसको हमने पढ़ ले लिया, उसमें हमने ये देखा था कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, चतुष्पाद होते हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं और 4 के 4 गुण होते हैं, यानी टोटल मिलाकर गुणों की बात करें तो 16 गुण होते हैं। चिकित्सा चतुष्पाद में 16 गुण होते हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय के विषय में बात कर रहे हैं जिसका नाम है महाचतुष्पाद अध्याय। तो इस अध्याय में मेजर पोर्शन आपको मिलेगा साध्य असाध्यता के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो साध्य असाध्यता का रेफरेंस यदि पूछा जाए आचार्य चरक में कहाँ पर है तो आपको कभी भूलना नहीं है, दसम अध्याय सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांतों का विवरण देने के लिए सूत्र स्थान की गणना की गई थी और ये पोर्शन जो है AIAPGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साध्य असाध्यता के विषय में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें मैत्रेय की शंका प्रकट करेंगे। मैत्रेय अपनी अपनी शंका प्रकट करेंगे। तो पहले श्लोक में लिखा हुआ है, अथा तो महाचतुष्पादम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्मा भगवान आत्रे चतुष्पादम षोडश कलम भिषजो भाषन्ते यदुक्तम पूर्वाध्याय षोडश गुणम इति तद भेषजम युक्तियुक्तमालम आरोग्यम भगवान पुनर्वसु आत्रेय। तो षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद भेषज होता है। तो इसमें आत्रेय जी यही कह रहे हैं कि युक्ति युक्त पूर्वक जो है वैद्य आरोग्य दान में समर्थ होता है, ऐसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब इसके बाद हम यदि बात करें तो मैत्रेय की शंका प्रकट कर रहे हैं कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि सभी पादों के मतलब सभी गुणवान वैद्य, गुणवान परिचारक, गुणवान भेषज, सभी गुणवान हो, उपचारक और जो है उपस्थाता भी गुणवान हो, फिर भी रोगी मर जाता है और कभी कभी रोगी जो है बिना किसी उपचार के ही वो ठीक हो जाता है। तो इसमें षोडश गुणम का क्या महत्व है, षोडश गुणवान चिकित्सा चतुष्पाद का क्या महत्व है, और अपनी शंका प्रकट करते हैं कि ततस चिंतयते भेषजम अभेषजम अविशिष्टम इति, मतलब इनके में कोई अंतर नहीं है, अविशिष्टम इति यानी चिकित्सा करना और चिकित्सा न करना इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मैत्रेय की शंका है कि यदि आपके पास सब कुछ उपलब्ध है फिर भी आप चिकित्सा जो है विफल हो जा रहे हैं और कुछ नहीं भी है फिर भी सफल हो जा रहे हैं, तो इससे चिकित्सा करने और ना करने से क्या तात्पर्य है। तो ये मैत्रेय की शंका प्रकट करने वाला श्लोक आपको याद रखना है, ततस् चिंतयते भेषजम अभेषजम अविशिष्टम इति। ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी है इसमें बात। और इसके बाद हम बात करेंगे पुनर्वसु आत्रेय की। उन्होंने जवाब दिया, कई एग्जाम्पल्स को लेकर जवाब दिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, परीक्ष कारणो ही कुशला भवन्ति। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परीक्ष कारणो ही कुशला भवन्ति, यथा योग्य योग्य अभ्यास नित्य। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कोटेशन, परीक्ष कारणो ही कुशला भवन्ति। ये जो है पॉइंट पुनर्वसु आत्रेय का है। तो परीक्षा करनी पड़ेगी आपको, किसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, साध्य असाध्यता की परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। बिना परीक्षा किए हुए यदि वैद्य किसी का इलाज करने में संलग्न होता है तो उसे जो है हानि होने की प्रबल संभावना होती है। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रकार की
हानियों का जिक्र किया है। तो इसके आखिरी वाली लाइन में लिखा हुआ है तस्मान भेषजम अभेषजम अनाविशिष्टम भवति, मतलब तस्मान अन्न, ये लिखा है कि न, मतलब ऐसा कहना आपका मैत्रेय का ये सरासर गलत है कि भेषज और अभेषज में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। इसके यदि हम बाद में बात करें तो साध्य सदता संबंधी विस्तृत विचार प्रकट किया जा रहा है। तो साध्य असाध्य विभागज्ञों ज्ञान पूर्वम चिकित्सकः काले चारभते कर्म यतत साध्यति ध्रुवम। और नीचे वाली लाइन में आपको हानियां बताई जा रही हैं। तो कितनी प्रकार की हानियां? 4 प्रकार की हानियां हैं। अर्थ की, विद्या की, यश की और निंदा का पात्र होता है एवं रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता। यहाँ रोगियों का संग्रह मीन्स है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब ओपीडी में आपकी पेशेंट की संख्या पर आधारित है कि आप अधिक पेशेंट को आकर्षित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो वैद्य साध्य असाध्यता के को बिना समझे इलाज करते हैं वो संग्रह करने में असमर्थ साबित होते हैं मरीजों के संघर्ष में। तो इसके बाद बात की जा रही है साध्य असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञानपूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर द रेफरेंस ऑफ दिस लोग। चैप्टर नंबर 10 चरक सूत्र स्थान, साध्य असाध्य विभागज्ञों ज्ञान पूर्वम चिकित्सकम काले चारवते कर्म यतत साध्यति ध्रुवम। इसके यदि बाद में बात करें तो साध्यता का प्रकार के बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, एक है विभाग और एक है विकल्प। तो सबसे पहला डिवीजन कहलाता है विभाग, और विभाग के नीचे जब करते हैं तो वो होता है विकल्प। तो आप लोगों को ये यहां से समझ में आ जाएगा इस ग्राफ से। व्याधियां जो हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद श्लोक पर आएंगे। व्याधियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, साध्य व्याधियां, असाध्य व्याधियां। अब साध्य व्याधियां जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, जिनको आसानी से ठीक किया जा सके, जो एक दोषज होती हैं, वो सुख साध्य व्याधियां होती हैं। इसको आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसके पूर्व रूप पूरी तरह प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी जिनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृच्छ साध्य में यदि बात करें तो इसमें 2 दोषों से मिलकर बना होता है, और कृच्छ देशजम शब्द भी प्रयोग किया गया है, यानी लगभग ये कठिन जगहों पर रोग होने को कहते हैं। ये 2 दोष के वजह से होता है जनरली। अभी हम पूरी बात देखेंगे कि कृच्छ साध्य व्याधियां की क्या मतलब क्राइटेरिया है, और उन्हीं क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको AIAPGT में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर असाध्य व्याधियों के बारे में हम बात करें तो असाध्य व्याधियां 2 प्रकार की हैं, याप्य और अनुपक्रम। याप्य व्याधियां होती हैं, ये ऐसी व्याधियां होती हैं, ये भी 2 दोषज की व्याधियां होती हैं। ये इनमें 2 दोष इन्वॉल्व होता है और इसका यापन किया जा सकता है। ये पूरी तरह मतलब इसका यापन आप कर सकते हैं। इसमें दोष जो है, अगर आप पथ्य सेवन कर रहे हैं तो दोष नॉर्मल रहेंगे। जैसे ही आपने गलत आहार विहार शुरू किया तो दोष अचानक से प्रकोपित होकर प्राणघातक रिजल्ट देते हैं। और अनुपक्रम है एक प्रत्याख्य। प्रत्याख्य ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका हमें पहले ही बता देना चाहिए कि ये जो है इलाज इसका नहीं हो सकता है, बट अगर आप चाहें तो मैं आप इनका इलाज कर सकता हूँ। आपको बताकर इलाज करना है कि ये असाध्य व्याधि है और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ इलाज करने की। कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी होगी कि लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाए, लेकिन ये थ्योरेटिकली ही
जो है इनक्योरेबल डिजीज है। तो पहले लाइन में यहाँ पर सुख साध्य और कृच्छ साध्य याप्य अनुक्रम जो है ये जिसके विभाग हैं। इसके नीचे वाले में लाइन में आ जाइए तो ये वाला सिस्टम जो है विकल्प है। तो साध्य व्याधियों के कितने विकल्प हैं पूछा जाता है तो 3 विकल्प हैं, अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य, उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। और याप्य और असाध्य व्याधियों का विकल्पो न त्व साध्यानाम त्व असाध्यानाम। तो असाध्य का कोई भेद नहीं है, नो फर्दर क्लासिफिकेशन। तो यदि आपका ये सेंटेंस पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि ये असाध्य व्याधियों के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए बैक टू द श्लोक। इसमें इसी का क्लासिफिकेशन को 4 लाइनों में बताया गया है। सुख साध्यम मतम साध्यम कृच्छ साध्यम अथापि च द्विविधम चाप्य साध्यम स्याद आप्यम याप्यम यदा अनुपक्रमम साध्यानां त्रिविधम अल्प मध्य उत्कृष्ट प्रति विकल्पो न तो स्वाध्यानाम नियताम विकल्पना। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे कि क्या बात कही जा रही है और क्लियरली आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल, यानी चारों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए जाएंगे। सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है या प्रत्याख्य है। तो उन सभी का आपको देखने को मिलेगा, उन सभी का की क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगी और इसको मैचिंग में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इन 3 लाइनों को आप अच्छे से पढ़िएगा और मैं आपको सुख साध्य के स्वरूप को बताने जा रहा हूं और इसको आप चाहे तो सुख साध्य और कृच्छ साध्य को कंपैरेटिव स्टडी करके भी देख सकते हैं। तो हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाण्य अल्पानि यस्य च। तो इसमें जो है अल्प होंगे रूप, पूर्व रूप, रूप और हेतु इसके जो है अल्प मात्रा में होंगे। वहीं यदि हम कृच्छ साध्य की बात करें तो उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बले। तो इसमें मध्यम बल का है और इसमें अल्प मात्रा का है, अल्प का है और इसमें मध्य का है। तो कृच्छ साध्य और सुख साध्य में आपको कॉम्परेटिव स्टडी करने का मौका अच्छे से मिल जाता है। ये एक दोषज है और वो 2 दोषज है। अब इसके बारे में बात करते हैं दूसरी लाइन में, न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोषा प्रकृतिर्भवेत्। तो दूष्य और दोष सिमिलर नहीं होंगे और प्रकृति भी सिमिलर नहीं होगी। मतलब जो दोष आपका प्रकोपित हुआ है उससे सिमिलर ना ही दूष्य होगा और ना ही प्रकृति होगी। यही, लेकिन यदि कृच्छ साध्य की बात करें तो काल प्रकृति दुष्टाणाम सामान्य अन्यतमस्य च। इसमें क्या बात कही जा रही है कि कोई एक सिमिलर होगा, काल या होगा, प्रकृति होगी या दूष्य होगा। तो इसमें जो है काल भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, इनमें से कोई एक जो है सिमिलर होगा। किसके? तो जो प्रकोपित हुआ दोष है उससे सिमिलर होगा। तो इससे आपको कॉम्परेटिव स्टडी आप चाहें तो 2 भाग में बांट सकते हैं, एक कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद है न च काल गुणस्तुल्यो न देशः दुरुपक्रमः। वही बातें हैं, कोई काल से नहीं होना चाहिए, न देशो दुरुपक्रमः। अब है गति रेखा। तो ऐसे शरीर में मतलब देशो दुरुपक्रमः का मतलब हुआ कि ऐसे शरीर में कभी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ जो है दिक्कत हो ज़्यादा। तो गति रेखा नवत्वम च, गति रेखा मीन्स होता है एक ही गति होनी चाहिए इसकी, गति एका। नवत्वम नया होना चाहिए। रोगो रोग रोगस्यो उपद्रवो न च, इसका कोई उपद्रव भी नहीं प्रकट होना चाहिए। लेकिन इसमें अब यदि बात करें कृच्छ साध्य में तो यहाँ पर गर्भिणी वृद्ध बाला नाम, इसको तो आपको रिमेम्बर कर ही लेना है। गर्भिणी वृद्ध बाला नाम ये कृच्छ साध्य व्याधियां हैं। नात्य उपद्रवो पीड़ितम, अति उपद्रव पीड़ित नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा उपद्रव पीड़ित हो सकता है।
इसमें लिखा है एकदम उपद्रव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है थोड़ा उपद्रव हो सकता है। तो मतलब ये थोड़ा सा आगे की बात है। इसके बाद लिखा है गर्भणी वृद्ध बाला नाम वाला तो सेंटेंस आपको याद रखना है, कृच्छ साध में है। शस्त्र क्षार अग्नि कृत्यायना मनवम कृच्छ देशजम। ये कृच्छ देशजम जो है आपके लगभग ये मर्मों को कहते हैं कृच्छ देशजम, लेकिन कृच्छ देशजम ये कृच्छ साध्य व्याधियों के अंतर्गत है। अभी आप देखेंगे कि याप्य में भी मर्मों के बारे में बारे में बात कही जाएगी, लेकिन वहाँ कृच्छ देशजम शब्द नहीं है, वहाँ डायरेक्ट मर्म शब्द है। तो वहाँ से आपको कोरिलेट करना है, डायरेक्ट संस्कृत में ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोषश्च एकः समुत्पत्तौ देह सर्व औषधम। तो दोष एक होना चाहिए और देह जो है सभी औषधियों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी प्रकार की औषधियां ग्राह्य होनी चाहिए। सर्व औषधम क्षमः चतुष्पादम पत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। तो सभी प्रकार के चतुष्पादों से युक्त होना चाहिए, सुख साध्य के लिए सुख साध्य का लक्षण है। अब हम बात करते हैं कृच्छ साध्य की। तो लास्ट वाली लाइन में है विद्याद एक पथम रोगम, एक पथ का रोग होना चाहिए। नाति पूर्ण चतुष्टयम चतुष्पदम। तो चतुष्पाद जो है पूरी तरह से नहीं, मतलब कुछ गुण युक्त नहीं है, तो उसमें भी कृच्छ साध्य व्याधियां बन जाती हैं। अब यदि हम बात करें द्विपथम नाति कालम वा कृच्छ साध्यम द्विदोषजम, तो इसमें द्विदोषज व्याधियों के बारे में जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं याप्य व्याधियों के बारे में। तो इसमें अलग से इसका एग्जाम्पल आप डायबिटीज मेलिटस को सबसे पहले रख सकते हैं, और उसको ख्याल में रखकर आप विचार करेंगे तो पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी। शेषद्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आयु का शेष रह जाने पर, मतलब याप्य व्याधियां है, आयु कुछ शेष रह गई है, तो उसमें अगर पथ्य सेवन किया तो ठीक रहता है। लेकिन अगर थोड़े से भी रोगों के जो कारण है उनका सेवन कर लिया, यानी हेतुओं का सेवन कर लिया, तो भयानक रूप से बढ़ जाता है। ये आपको कोटेशन समझ के रखना है। लब्धा अल्प सुख अल्पहीन हेतु नाम आशु प्रवर्तकम, ये वही बात है। गंभीरम बहुधातुस्थ, ये देखिए यही बात मैं कह रहा था कि मर्म संधि आश्रितम। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मर्म संधि आश्रितम में मैं कृच्छ साध्य कर दूं, क्योंकि उसमें भी तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब संस्कृत की बात है तो डायरेक्ट आपको याप्य व्याधियों का करना है। मर्म अस्थि संधि समाश्रितम की बात है, उसमें कृच्छ देशजम है, ये बहुत आपको समझनी होगी। गंभीरम बहुधातुस्थ मर्म संधिम आश्रितम नित्य अनुशायिनम रोगम दीर्घकालम अनवस्थितम। तो इसमें है बहुत दिनों से चला आता है रोग, दीर्घकाल का होता है, दीर्घकालम अवस्थितम। याप्य व्याधियों के बारे में आपने देख लिया है। इसमें भी दो धातु दो जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे विद्याद द्विदोषजम लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ का रेफरेंस समझ सकते हैं। ये दो दोषों से, मतलब दो दोषों से एक कृच्छ साध्य भी हो रही है और याप्य व्याधियां भी दो दोषों से होती हैं। अब प्रत्याख्य के बारे में बात करेंगे हम। तो तद्वत प्रत्याख्यम त्रिदोषजम। सबसे पहली बात, जो भी त्रिदोषज है वो प्रत्याख्य में तुरंत डाल दीजिए उसको। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम, सभी मार्गों में चला जाता है, सभी मार्गों में। और क्रिया अपथितम आक्रांतम, तो इसमें इसी प्रकार के जो रोग गंभीर
अनेक रस रक्तादि धातुओं में आश्रित त्रिदोषज हों जिनकी युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ न हो। तो यहाँ पर क्रिया अबाधितम आक्रांतम का मतलब यह हुआ है कि इलाज करने पर भी ठीक ना हो रहा हो। सर्व मार्ग अनुसारिणम औत्सुक्य अरति मोहा इंद्रिय नाशनम दुर्बल से सुसमृद्धम व्याधिम सारिष्टमेव च। तो इसमें जो पुरुष दुर्बल हो, व्याधि की शक्ति प्रबल हो, अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो, सा अरिष्ट, अरिष्ट मीन्स होता है जो है मृत्यु का सूचक जो है लक्षण जो है आपको देखने को मिले तो उसे अरिष्ट कहते हैं। तो सा अरिष्टम सुसमृद्धम व्याधि, सुसमृद्धम व्याधि का क्या मतलब हुआ? सुसमृद्धम व्याधि का मतलब हुआ उसका बल बढ़ा हो, व्याधि का बल, और दुर्बलस्य का रोगी के दुर्बल होने की बात कही जा रही है। और जो लोग औत्सुक्य अरति सम्मोह इसके लक्षण बताए जा रहे हैं, तो सम्मोह यानी कि आपको मोह और बेहोशी वगैरह के सिम्टम देखने को मिले, इंद्रियां आपकी जो है नाश हो जाए, इंद्रियों की शक्ति के नाश हो जाए, इंद्रिय नाशनम। तो ऐसा देखने को आता ही है बेहोशी वाले डिजीजेस में। अब हम इसके बारे में रोग परीक्षा के बाद चिकित्सा। तो डायग्नोसिस जो होती है वो सर्वप्रथम की जानी चाहिए, रोग परीक्षा की जानी चाहिए, उसमें से भी साध्य असाध्यता को तो समझना ही चाहिए, प्रोग्नोसिस जिसे कहा जाता है। तो इसको लिए आपको ये रेफरेंस याद रखना है, भिषजा प्राक परीक्षयम विकारणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म संहारम कार्य साध्येषु धीमता। तो आपको लक्षणों की परीक्षा कर रोगी के साध्य साध्यता को समझना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद चिकित्सा देखनी होगी। पहले क्या लक्षणों को देखिए, फिर इनमें आपको चारों पॉइंट में आपको मिलाना होगा कि किस में जा रहा है, अधिकतर चीजें किस में जा रही हैं। उसके बाद साध्य साध्यता कर लीजिए। अगर वो असाध्य व्याधि है तो उसमें जो है हाथ मत डालिए, हाथ डाल ही रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले बता देना होगा प्रत्याख्येय, वरना आपको कई प्रकार के नुकसान झेलने को मिलेंगे। 5 नुकसान आपको अन्यथा ही झेलने को मिलेंगे जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग होते हैं फॉर ए डॉक्टर्स। ठीक है, फिर अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे जो कि निर्देश चतुष्क का तीसरा अध्याय है और चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वां अध्याय है जो कि बहुत बड़ा अध्याय है, हम उसे कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो हानियां याद रखिएगा, अर्थ की हानि होती है, विद्या की हानि होती है, यश की हानि होती है, निंदा का पात्र बनता है, रोगी का संग्रह नहीं कर पाता। अर्थ विद्या ये जो श्लोक है इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।